वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हमारे पास्ट वीडियोस जिसमें हमने डीप डाइव एनालिसिस किया है ऑफ कंपनीज लाइक दीपक नाइट्राइट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एंड टोरेंट पावर, उसके लिए आपका रिस्पांस काफ़ी ट्रिमेंडस रहा। एंड इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए एक नई कंपनी यहाँ पर डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। इस एपिसोड के लिए, इस वीडियो के लिए हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। तो आइए यहाँ पर इस वीडियो में हम सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही, कंपनी ने कैसे ग्रोथ अचीव की है, आगे के क्या प्लान्स है, गवर्नेंस कैसा है कंपनी का, फाइनेंशियल्स कैसे है, ये सारी चीज़ों की बातें इस वीडियो में काफ़ी डेप्थ में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के बिजनेस मॉडल के साथ। काफ़ी सिंपल बिजनेस मॉडल है। जो इनका कोर बिजनेस है वो काफ़ी अपेरेंट है, काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इंडिया मार्ट का एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, एक B2B मार्केट प्लेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अगर किसी को ट्रांजैक्शन करना है, कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ खरीदनी है एक बिजनेस को दूसरे किसी बिजनेस से, तो वो सब एग्रीगेट होते हैं एक काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे विच इज़ इंडिया मार्ट। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है इंडिया में, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि आप मोस्टली इंडिया मार्ट पर अपना बिजनेस ऑलरेडी लिस्ट कर चुके होंगे। एंड इट इज़ अ वेरी फेमस वेबसाइट जहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट शेयर इनके पास ऑलरेडी B2B मार्केट में है। अगर हम उनका ऑनलाइन प्रेजेंस देखने जाए तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा उनका वेबसाइट जो है वो दिखता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। जो वाइड वेराइटी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑफ प्रोडक्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है। आप करंटली भी इनका अगर होम पेज देखोगे तो सल्फ्यूनिक एसिड से लेके एप्पल आईफोन, इलेक्ट्रिक स्कूटर, सो आप देख सकते हो कि जो रेंज है यहाँ पर ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग्स वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ों की बातें हम वीडियो में आगे भी करने वाले हैं। तो क्या करती है बेसिकली इंडिया मार्ट? तो इंडिया मार्ट एक इंटरमीडियरी है बिटवीन अ बायर एंड सप्लायर। तो अगर आपका बिजनेस छोटा है स्पेशली, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट अ बायर फॉर योर बिजनेस। या फिर अगर आप सप्लायर हो तो सप्लायर को जो चीज़ें लगने वाली हैं इन ऑर्डर टू सेल टू द बायर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो इसी का सोल्यूशन इंडिया मार्ट आपको देता है। तो ये एक बेसिकली इंटरमीडियरी है जो फैसिलिटेट करता है दोनों को, बायर को भी एंड सप्लायर को भी। एंड ये एक मार्केट प्लेस है, टू वे मार्केट प्लेस जिसे हम कह सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया मार्ट क्या करता है? तो उनके पास क्लाउड टेलीफोनी है, उनके पास एक CRM है जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो मेंटेन करते हैं वो, एंड वो वेरिफिकेशन करते हैं ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स बोथ। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कनेक्ट हो सके बिटवीन ट्रांजैक्शन दैट नीड्स टू टेक प्लेस। बायर को वो क्या सर्विसेज देते हैं? कॉल, SMS, चैट, ईमेल फैसिलिटी देते हैं वो, जिससे वो सप्लायर से कनेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर कोट का जो ऑप्शन है वो भी देते हैं। सो अगर बायर को कोई चीज़ खरीदनी है एंड उसको उसके लिए कोटेशन चाहिए तो वो एक RFQ रेज कर सकता है ऑन इंडिया मार्ट, एंड जिससे इंडिया मार्ट जो है वो किसी सप्लायर से उनको कनेक्ट करके देगा। सप्लायर को ये क्या चीज़ें देते हैं? एक तो प्रीमियम नंबर सर्विस देते हैं। तो जैसे गूगल किसी तरह से फंक्शन करता है उसी तरह इंडिया मार्ट फंक्शन करता है। अगर आपका पैकेज ज़्यादा का होगा एज अ सप्लायर तो आप इंडिया मार्ट पर ज़्यादा आगे की लिस्टिंग्स में अवेलेबल हो जाओगे। एक लीड मैनेजर की सर्विस देता है वो। अगर आप एक सप्लायर की तरह लिस्टेड हो ऑन इंडिया मार्ट एंड आप अगर एक पेड सब्सक्राइबर हो ऑफ इंडिया मार्ट, तो आपको एक लीड मैनेजर असाइन किया जाता है। वो लीड मैनेजर जो है ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गेट यू लीड्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इंडिया मार्ट अपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर प्रोवाइड करता है। एक सिंपल बेसिक बात जिसको हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि इंडिया मार्ट जो है, जो सब्सक्रिप्शंस लेता है इंडिया मार्ट, वो सिर्फ सप्लायर से लेता है। एज अ बायर आपको कोई पैसे नहीं देने होते टू गो ऑन इंडिया मार्ट। एज अ सप्लायर भी आपको मेन एक्सेस जो है वो फ्री में मिल जाता है, लेकिन आपको अगर प्रीमियम फीचर्स चाहिए, अगर आपको एक सर्टन नंबर ऑफ लीड्स आपको जनरेटेड चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, तो उसकी गारंटी भी इंडिया मार्ट देता है कि दे विल गैदर सम नंबर ऑफ लीड्स मिनिमम फॉर यू ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस। ये सारी चीज़ें एज पर द पैकेज, एज पर वॉट एवर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज यू टेक, उस हिसाब से आपको एज अ सप्लायर ये चीज़ें अवेलेबल होती है। तो सप्लायर्स आर द ओनली पार्टीज दैट आर मेकिंग पेमेंट टू इंडिया मार्ट। बायर्स को कोई पेमेंट यहाँ पर करनी नहीं होती। तो चलिए समझते हैं बिजनेस के टाइमलाइन कैसे शुरू हुआ इंडिया मार्ट, क्यों आज इसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है। तो इसका एक की रीजन है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज पर कैसे कैपिटलाइज किया इंडिया मार्ट ने, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कंपनी के जो फाउंडर्स है वो बेसिकली दो कजिन्स है, दैट इज दिनेश अग्रवाल एंड ब्रिजेश अग्रवाल। दिनेश अग्रवाल का जो क्वालिफिकेशन है वो B.Tech है, एंड उनका पहला जॉब जो था वो CMC करके एक कंपनी में था विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ TCS। तो वहां पर उन्होंने, दिस इज समवेयर अराउंड 1994-95 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो एट CMC ही वॉज पार्ट ऑफ द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जब पहली बार
उसको कंप्यूटराइज करने की कोशिश की गई थी, तो उस अपैरेटस में वो इन्वॉल्व रहे थे। उसके बाद दिनेश लेटर वर्कड एट HCL टेक्नोलॉजीज एंड उसके लिए वो यूएस में काम कर रहे थे एंड ही केम बैक टू इंडिया इन 1995 जब इंडिया में VSNL करके जो गवर्नमेंट कंपनी थी उन्होंने पब्लिक इंटरनेट सबसे पहले लॉन्च किया था इन द ईयर 1996 के दौरान ये VSNL ने इंडिया में इंटरनेट लॉन्च किया था। तो इंडिया मार्ट के जो ये फाउंडर है दिनेश अग्रवाल जी, उन्होंने देख लिया कि इंडिया मार्ट का पोटेंशियल बहुत बड़ा हो सकता है इंडिया मार्ट जैसे बिजनेस का। अगर इंडिया में इंटरनेट अभी अभी शुरू हो रहा है देन इट्स द राइट टाइम टू गो एंड ग्रैब द फर्स्ट मोर एडवांटेज, जिससे बहुत सारे बिजनेसेस आने वाले टाइम में आएंगे, लेकिन अगर इंडिया मार्ट सबसे पहला बिजनेस ऐसा बनता है तो उनको बहुत बड़े एडवांटेजेस यहाँ पर मिल सकते हैं। तो 1996 में विद अ सीड कैपिटल ऑफ जस्ट ₹40,000 इंडिया मार्ट का बिजनेस ये दो कजिन्स ने शुरू किया था। अराउंड 1999 वो वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थे इंडिया में जिन्होंने ई कॉमर्स शॉपिंग शुरू की थी इंडिया में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बहुत ही कम थे बिकॉज इंटरनेट ऑलरेडी एक काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ थी, कंप्यूटर का एक्सेस ही बहुत कम लोगों के पास था, तो इंटरनेट का एक्सेस और भी कम लोगों के पास था। एंड 1999 में सबसे पहले उन्होंने स्वीट्स की डिलीवरी स्टार्ट की ड्यूरिंग दिवाली, जिससे उनका बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ था। सो देयर बिजनेस वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज राइट नाउ। वो बस एक ई कॉमर्स वेबसाइट थे जहां पर वो डिलीवरीज असिस्ट कर रहे थे फॉर स्वीट्स ड्यूरिंग दिवालीज। उसके बाद 2000 ईयर में .com बबल आया था जिसने सारे टेक कंपनीज का एक फंडिंग विंटर चालू हो गया। बहुत सारे कंपनीज बंद पड़ गए, इनको नया फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। ये सर्वाइव कंपनी कर गया, बहुत सारे स्टाफ को उनको ले ऑफ भी करना पड़ा, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था। 2007 आने तक कंपनी ने लगभग $40 मिलियन रेस कर लिए थ्रू 4 फंडिंग राउंड्स, तो यहाँ पर कंपनी थोड़ी सी बड़ी होने लगी थी। एंड आगे चल के अगेन 2008 में अगेन एक और क्राइसिस आया था। इसके पहले 2001 में जब 9/11 के अटैक्स हुए थे तभी भी कंपनी को काफ़ी सारे हेडविंड्स फेस करने पड़े बिकॉज कंपनी मेनली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी था। तो जब इंडिया मार्ट शुरू हुआ था तब मेनली उनकी आइडिया, जो फाउंडर्स की आइडिया थी, वो ये थी कि इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिनको इंडिया से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है जो इंडिया में शायद सस्ते में मिलती होंगी या फिर इंडिया में उसका मार्केट बहुत अच्छा होगा, तो उनके लिए हम कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे वो इंडिया के इन सप्लायर्स को जो है वो कॉन्टैक्ट कर सके एंड उनसे ये चीज़ें जो है वो खरीद सके। तो दैट वॉज द विजन बिहाइंड स्टार्टिंग इंडिया मार्ट एट फर्स्ट। आगे जाके कंपनी ने विद इन इंडिया भी बाइंग एंड सेलिंग असिस्ट करना शुरू कर दिया। तो 2019 में, जून 2019 में कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया जहां पर उन्होंने 474 करोड़ रेस किए इन द कंपनी, जहां पर प्रोमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी स्टेक जो है वो डाइल्यूट की थी इन दिस IPO इशू। तो इंडिया मार्ट क्या प्रोवाइड करता है इसकी बातें हमने ऑलरेडी शॉर्ट में कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें इंडिया मार्ट असिस्ट करता है टू बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स। तो ये सारी चीज़ें वो दीज आर मेनली द सर्विसेज दैट इंडिया मार्ट प्रोवाइड्स फॉर द सब्सक्रिप्शन दैट दे चार्ज। तो इंडिया मार्ट के प्लान्स कैसे वर्क करते हैं, क्यों कोई भी सप्लायर इंडिया मार्ट पर लिस्ट होना चाहेगा? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन इंडिया मार्ट करता है ऑफ द सप्लायर। उसके बाद वो जो सप्लायर है उसको एक पैकेज सेलेक्ट करना पड़ता है। आइदर वो एक प्रीमियम पैकेज पर आ सकता है जहां पर उसको कोई चार्जेस पे नहीं करने होते टू इंडिया मार्ट, लेकिन अगेन अगर आप कोई चार्जेस पे नहीं कर रहे हो तो कोई गारंटीड लीड्स इंडिया मार्ट आपके लिए प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी जो है वो काफ़ी नीचे कर दी जाएगी। एक कैटलॉग सेटअप करने में वो हेल्प करता है, इंटरेक्शन कराता है विद बायर्स, विद ऑल अदर एंसिलरी सर्विसेज जिनकी ज़रूरत किसी भी बिजनेस को पड़ती है। एंड बाद में एक डिसीजन लिया जाता है बाय द कस्टमर बेस्ड ऑन व्हाट देयर एक्सपीरियंस विद इंडिया मार्ट वॉज। तो ये सारे प्लान्स उनके मेनली सब्सक्रिप्शन पैकेजेस है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एनुअल पैकेज है, सिल्वर मंथली पैकेज है। तो बेस्ड ऑन योर पैकेज आपको उतने ज़्यादा लीड्स इंडिया मार्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा एंड उस हिसाब से आपको कॉस्ट पर लीड आपको इनकर होगी। तो सप्लायर का फ्रंट एंड कैसे दिखता है इंडिया मार्ट पर? हमें विजुअलाइजेशन, अगेन जैसे हमने दीपक नाइट्रेट के वीडियो में भी देखा था, विजुअलाइजेशन करना बहुत नेसेसरी है। ऑल्दो केमिकल्स के कंपैरिजन में एक B2B मार्केट प्लेस का विजुअलाइजेशन करना बहुत ईजी है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देती है। कंपनी के जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस है वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। तो वहीं से मैंने एक स्निपेट लिया है अबाउट द सप्लायर फ्रंट एंड, यानी अगर आप एक पेड सप्लायर हो ऑन इंडिया मार्ट तो आपका इंटरफेस कैसा दिखता है वो कंपनी ने यहाँ पर बताया है। आप देख सकते हो एक फ़ोन पर बेस्ड उन्होंने ये डिस्क्लोजर जो है वो दिया है कि कैसे एक लीड मैनेजर का ऐप
आपके फ़ोन पर होता है जब आप एक पेड सप्लायर होते हो, एंड वहाँ पर जो भी बायर इंक्वायरीज आती है वो यहाँ पर टैबुलेट होती रहती है। एग्जैक्टली क्या बायर को चाहिए वो बायर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में लिखता है। आप आपका कैटलॉग वहाँ पर बायर के साथ शेयर कर सकते हो, जो भी इंटरेक्शन आपको बायर के साथ करना है वो यहाँ पर हो सकता है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर इंडिया मार्ट आपको देता है जिससे जो सप्लायर है वो उसकी एक स्टिकीनेस मेंटेन हो, आगे भी रिन्यूअल्स वो सप्लायर करता रहे। तो इस तरह से मेनली इनका जो फ्रंट एंड है वो यहाँ पर फंक्शन करता है। तो इंडिया मार्ट का जो नेटवर्क मोट है वो इतना स्ट्रांग क्यों है? हम जब मोट्स की बात करते हैं तो नेटवर्क मोट एक बहुत बड़ा मोट माना जाता है। नेटवर्क मोट बेसिकली मीन्स कि अगर आप एक ऐसी इंटरमीडियरी बनाते हो, ऐसा एक सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई मार्केट में आप एक ऐसी पोजीशन बनाते हो जहां पर सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो उसी प्लेटफॉर्म पर हो रहे हो, तो मोर एंड मोर बायर्स एंड सप्लायर्स विल कम टू द प्लेटफॉर्म। इसी को हम नेटवर्क मोट जो है कहते हैं। तो कैसे यहाँ पर नेटवर्क मोट इंडिया मार्ट ने बनाया वो हम देखते हैं। अगर हम सप्लायर के एंगल से शुरू करें तो लगभग 7.6 मिलियन यानी 76 लाख सप्लायर्स टोटली इस प्लेटफॉर्म पर है। उसमें से लगभग 2,08,000 सप्लायर्स जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इन सप्लायर्स की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए जाते हैं। सो अगर आप कोई सप्लायर हो तो आप ऑफर करने वाले सारे प्रोडक्ट्स आप इंडिया मार्ट पर लिस्ट कर दोगे। तो लगभग 98 मिलियन लिस्टेड प्रोडक्ट्स है इंडिया मार्ट पर, यानी 9.8 करोड़ प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट किए गए हैं ऑन इंडिया मार्ट, विच आर अक्रॉस ऑलमोस्ट 96,000 कैटेगरीज। तो बिकॉज इतने सारे सप्लायर्स है उसकी वजह से इतने सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, एंड बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है इसलिए बहुत सारे बायर्स इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। कितने बायर्स आते हैं? 17.5 करोड़ रजिस्टर्ड बायर्स है इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें से ऑलमोस्ट 52% आर रिपीट बायर्स जिन्होंने मोर देन वंस बाइंग जो है वो इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है। ऑलमोस्ट 100% इनका ऑर्गेनिक सर्च है। सो जो भी सर्चिंग ट्रैफिक आता है इनकी वेबसाइट पर वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म से है। एंड बिकॉज बायर्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसकी वजह से इंक्वायरीज जो है बिजनेस की वो बहुत ज़्यादा होती है, कॉल रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया मार्ट मैनेज करता है, एंड बिकॉज इतने सारे बायर्स है, बिकॉज इतने सारे सप्लायर्स है, इसलिए बहुत सारे बिजनेस इंडिया मार्ट पर आना चाहेंगे। तो दिस वॉज हाउ देयर नेटवर्क मोट हैज ऑपरेटेड। तो सप्लायर्स के लिए प्लान्स किस तरह के होते हैं अगर हम इंडिया मार्ट पे जाके देखें तो जो एक उनका सबसे बेसिक प्लान होता है दैट इज द मिनी डायनामिक कैटलॉग, MDC जिसे कहते हैं। तो उसकी फीस 1 ईयर की लगभग 25,000 रुपीज़ होती है। 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन चार्जेस अराउंड 58,000 होते हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें चाहोगे, ज़्यादा सर्विसेज चाहोगे फ्रॉम इंडिया मार्ट, उतने आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। सो एक बिजनेस बेसिकली जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा तो वो यही देखेगा कि अगर मैं 1 साल की फीस भर रहा हूँ तो इंडिया मार्ट की वजह से मुझे कितने लीड्स आए हैं। अगर उसका बिजनेस इंडिया मार्ट की वजह से उतने अमाउंट का होता है दैट इट पेज ऑफ द सब्सक्रिप्शन चार्जेस दैट the business has paid to India Mart, then that business is more likely to renew their subscription with India Mart. तो इसी तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर एक बिजनेस करना चाहेगा। एंड जो सबसे प्रीमियम प्लान है दैट गोज अप टू ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज पर ईयर। तो किसी बिजनेस का डिपेंडेंस ऑन इंडिया मार्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा, इंडिया मार्ट की वजह से उनके नंबर ऑफ लीड्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, then that particular business might even pay up to rupees 9 to 10 lakhs per year to India Mart just to list their services on their website. अब बात करते हैं इनके इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन की, यानी इंडिया मार्ट पर जो भी सप्लायर्स लिस्टेड है वो किस किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होगा एंड अगर उस इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया तो इंडिया मार्ट पर भी स्लो डाउन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इनकी इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन देखोगे देन यू विल सी कि किसी भी एक इंडस्ट्री का डिपेंडेंस मोर देन 8% का नहीं है ऑन इंडिया मार्ट। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग रॉ मटेरियल रिलेटेड जो बिजनेसेस है उनका 8% है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स का 7% है, पैकेजिंग सप्लाईज का 6% है। तो यू विल सी कि ग्रैन्युलैरिटी बहुत है, बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स जो है वो अलग अलग वे में यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। तो किसी एक सेक्टर पर इनका डिपेंडेंस इस प्लेटफॉर्म का इंडिया मार्ट का ज्यादा नहीं है। ये कंपनी के लिए एक काफी अच्छी चीज है। अब अगर हम क्विकली ये देखने की कोशिश करें कि जो प्रोफाइल है बायर्स एंड सप्लायर्स का वो किस तरह का है, जो बायर्स है वो कहाँ के हैं, शहरों के हैं, गाँवों के हैं, कहाँ के बायर्स है। तो जो बायर्स है उनका जो 44% ट्रैफिक है वो मेनली टीयर 2 एंड बिलो सिटीज का है। टीयर 2 से भी नीचे के सिटीज का, रूरल एरियाज भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एंड सिर्फ 31% बायर्स जो है वो मेट्रो सिटीज से आते हैं। लेकिन जो पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स है, जो 2,08,000 का नंबर है जितने उनके पेइंग सप्लायर्स है करेंटली उनके प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें 54% जो ट्रैफिक है, 54% जो सप्लायर्स है वो मेट्रो सिटीज के है। सो यहाँ पर अभी भी कंपनी के पास
पोटेंशियल है कि अगर वो टियर 2 एंड बिलो सिटीज़ में रहने वाले जो बिजनेसेस है उनको अगर वो कन्विंस कर सके कि इंडिया मार्ट से उनके बिजनेस को फायदा होगा एंड उनको अवेयर कर सके इंडिया मार्ट जैसा एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, then that gives a good headroom for the company to grow. अब बात करते हैं कुछ KPIs की, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की रिलेटेड टू इंडिया मार्ट। इन्हें हमें एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी का वेबसाइट या फिर कंपनी के जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेट करने वाली चीजें होती है तो उसका ट्रेंड कंपनी के लिए किस तरह से मूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे ट्रैफिक को। ईयरली ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो FY18 से लेके FY23 तक 13% CAGR से ये ईयरली ट्रैफिक ग्रो हुआ है। वहीं क्वार्टरली ट्रैफिक की जहां तक बात आती है तो वो पिछले 8 क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो -3% का CAGR दिखा रहा है। तो ट्रैफिक रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है। इसके ऊपर कंपनी को काफी चीजें पूछी भी गई थी। तो एक रीजन जो कंपनी ने कहा है कि उनका ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा फ्लैट रहा है कुछ रिसेंट क्वार्टर्स में, तो कंपनी ने एक रीजन ये बताया कि एल्गोरिथमिक चेंजेस उन्होंने कुछ किए हैं। तो बेसिकली कंपनी ने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाए हैं जिससे जो बायर है वो कम से कम सर्चेस में एक पॉइंटेड वे में अपने क्वेरी की ओर पहुंच सके। तो इससे होता ये है कि अगर किसी को एक ही सर्च में जो उनको चाहिए वो अगर मिल गया तो ओवरऑल ट्रैफिक शायद कम हो जाएगा, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म की जो पोटेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी को सिर्फ सिंगल सर्च में ही जो चाहिए वो चीज मिल गई तो इससे एक स्टिकीनेस पैदा होगी, लेकिन ट्रैफिक ऑब्वियसली कम हो जाएगा। 79% जो ट्रैफिक है कंपनी का वो मोबाइल के थ्रू ही आता है, ऐसा कंपनी ने यहाँ पर कहा है। तो मोबाइल डिपेंडेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और चीज जो मैनेजमेंट ने बताई है ये हमें तब पता चली जब हमने कंपनी के कॉन कॉल्स काफी डिटेल में रीड किए थे। तब कंपनी ने ये बताया है कि बहुत सारा जो ट्रैफिक उनको रिसेंट ईयर्स में मिला था, दैट इज FY21 में FY22 में जो ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया था, तो वो ट्रैफिक बढ़ने का एक रीजन ये था कि जो कोविड रिलेटेड चीजें थी जैसे मास्क या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर सैनिटाइजर्स, तो ये सारी चीज़ों का जो सर्च रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल नहीं थी। एक बार कोविड के सारे वेव्स खत्म हो गए उसके बाद इन चीज़ों से रिलेटेड जो ट्रैफिक है वो कम हो गया एंड अभी जो सारा ट्रैफिक है दैट इज मेनली रिलेटिंग टू द सस्टेनेबल पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो इस वजह से भी ट्रैफिक में थोड़ा सा हैम्पर यहाँ पर हुआ है। कंपनी का ये भी कहना था कि बायर्स जो थे उनके एक्टिव बायर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं एंड वो अब तक ट्रांसलेट नहीं किए हैं इनटू ट्रैफिक दैट इज सस्टेनेबल। तो आगे चल के हो सकता है कि आगे चल के हम शायद जो ट्रैफिक है वो बढ़ता हुआ देखें। ऐसा कंपनी का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैफिक के इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हो। अगर हम टोटल सप्लायर्स की बात करें तो वो भी अराउंड 10% CAGR से बढ़े हैं इन द लास्ट 5 to 6 years। क्वार्टरली ट्रेंड भी अगर हम देखें तो 7% CAGR यहाँ पर नजर आ रहा है इन द लास्ट अराउंड 8 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने हमेशा कॉन कॉल में यही बताया है कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसी पर है कि वो कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़ाए। यानी जितने टोटल सप्लायर्स है उसके कंपैरिजन में पेड सप्लायर्स कितने हैं वो रेशियो हम और भी बेटर इंक्रीज कर पाए। अगर कोई सप्लायर ऑन अ प्रीमियम मॉडल है तो उसको कन्विंस कर पाए कंपनी कि आप एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो जिससे आपको ये फीचर्स मिलेंगे एंड इससे ये फायदा हो सकता है। तो इन चीज़ों पर कंपनी मेनली ज़्यादा ध्यान दे रहा है एंड कंपनी का ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक था यहाँ पे कि जो टोटल सप्लायर बेस का एडिशन है वो कई बार इसी वजह से भी होता है कि वो पर्सन प्लेटफॉर्म पर पहले एक बायर था। सो एज अ बायर एक बिजनेस आता है, एज अ बायर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते ऑन इंडिया मार्ट एंड एज अ बायर जब आपको पता चलता है कि एक प्लेटफॉर्म आपको इतने अच्छे से फैसिलिटेट कर रहा है टू गिव यू सर्विसेज, तो हो सकता है ऐसा एक बायर एक सप्लायर में कन्वर्ट हो जाए जब उसे कोई चीज़ बेचनी होगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी इंसाइट यहाँ पर मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स के थ्रू हमें पता चली है। पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स का ट्रेंड एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही कंपनी के लिए सारा रेवेन्यू ला रहा है। तो इनको इस पैरामीटर को एनालाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इंडिया मार्ट का बिजनेस एनालाइज कर रहे हो। तो इसका जो ग्रोथ है लास्ट अराउंड 6 years में वो 13% CAGR रहा है। FY18 में लगभग 1,08,000 पेइंग सब्सक्राइबर्स थे, उसका फिगर अब लगभग डबल हो चुका है एट 2,08,000। अगर हम लास्ट 8 क्वार्टर्स का क्वार्टरली ट्रेंड भी देखें तो यहाँ पर कंपनी का नंबर और भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 19% CAGR यहाँ पर नजर आया है। सो लास्ट 2 years में कंपनी ने पेइंग सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ऐड किए। हो सकता है यहाँ पर कंपनी ने कुछ लोअर प्राइस पॉइंट्स पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लाए हों। एक और जो ग्रोथ का मेट्रिक कंपनी ने काफ़ी रिपीटेडली बताया है वो ये है कि अगर कोई सब्सक्राइबर एक सिल्वर प्लान पर आता है तो कोशिश की जाती है कि उसे गोल्ड में ट्रांसफॉर्म किया जाए, गोल्ड प्लान लेने वालों को प्लैटिनम में ट्रांसफर किया जाए। तो यहाँ से भी कंपनी की काफ़ी सारी ग्रोथ आ सकती है। मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि हर क्वार्टर में कंपनी 7,000 से 8,000 नेट
न्यू सप्लायर्स ऐड कर पाए, यानी कुछ सप्लायर जो है वो रिन्यू भी नहीं करेंगे तो उसको भी अकाउंट फॉर करना है, एंड नेट बेसिस पर लगभग 7,000-8,000 नए सप्लायर्स ऐड करने हैं। तो ये कंपनी का टारगेट है। करंटली कंपनी का ये कहना है कि कन्वर्जन रेट भी काफ़ी लो है। अगर एक टोटल सप्लायर्स को हम कंपेयर करें विद पेइंग सब्सक्राइबर्स, पेइंग सप्लायर्स, तो लगभग 2 से 3% के बीच में ये रेशियो रहा है। तो उस रेशियो को बढ़ाने की और भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एवरेज रेवेन्यू पर पेइंग सब्सक्राइबर, यानी अगर एक सब्सक्राइबर पे कर रहा है इंडिया मार्ट को तो ऑन एन एवरेज वो कितने चार्जेस पे कर रहा है ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। तो इसका फिगर इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज हो रहा है, लगभग 6 to 7% का एनुअल इंक्रीज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वार्टरली ट्रेंड अगर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज दिख रहा है। Q1 FY24 में एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर यूजर लगभग 51,500 था। इसका रीजन कंपनी ने ये बताया कि जो उनके प्रीमियम पैकेजेस थे, यानी गोल्ड एंड प्लैटिनम पैकेज, उसके जो प्राइजेस है वो रिसेंटली कंपनी ने हाइक कर दिए हैं। हालांकि सिल्वर के प्राइजेस उन्होंने कम कर दिए ताकि नए यूजर्स ऑनबोर्ड आ सके, एंड करंटली जो मिक्स है वो कंपनी के फेवर में है, यानी जो गोल्ड एंड प्लैटिनम लेने वाले सब्सक्राइबर्स थे वो अचानक बढ़ गए कंपनी के लिए इन द रिसेंट फ्यू मंथ्स, जिसकी वजह से कंपनी का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर यूजर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब टोटल बायर्स के ट्रेंड की जहां तक बात करनी हो तो बायर्स ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा फ्री होते हैं, बायर्स को कोई पैसे नहीं देने हैं टू रजिस्टर्ड ऑन इंडिया मार्ट। तो उसका काउंट लगभग 17.5 करोड़ है अभी, एंड एक्टिव बायर्स जो है वो 3.7 करोड़ है। सो दिस इज अ वेरी गुड नंबर फॉर ऑन एन ओवरऑल बेसिस फॉर इंडिया मार्ट। अगर हम क्वार्टरली ट्रेंड भी देखें तो वो 16% की ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है। हालांकि एक्टिव बायर्स जो है वो काफ़ी फ्लैट रहे हैं इन द लास्ट 2 years। सो कंपनी का ध्यान यहाँ पर रहेगा कि एक्टिव बायर्स कैसे बढ़ाया जाए, एंड बहुत सारे बायर्स ऑब्वियसली सप्लायर में भी ट्रांसफॉर्म होंगे, तो वही बेसिकली कंपनी का एंड गोल यहाँ पर रहेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज की नेक्स्ट हमें बात करनी होगी। ये एक रिस्क है कंपनी के लिए, बिकॉज अगर कुछ एक सेट ऑफ सप्लायर्स ही ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं तो कंपनी के लिए रिस्क हो सकता है कि अगर वो सप्लायर्स पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी के रेवेन्यू पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो टॉप 1% सप्लायर्स है कंपनी के, जो पेइंग सप्लायर्स है, यानी लगभग 2000 के आसपास हम ये फिगर मान सकते हैं। तो 2000 टॉप पेइंग सप्लायर्स जो है दे अकाउंट फॉर 16% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। टॉप 10% यानी लगभग 21,000 जो टॉप के सप्लायर्स है उनसे कंपनी को 46% रेवेन्यू आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी रिस्क हो सकती है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कन्वर्जन रेट भी अभी काफ़ी कम है, 2.71% का कन्वर्जन रेट है, यानी द रेशियो ऑफ पेइंग सप्लायर्स टू टोटल सप्लायर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये रेट कभी 3% के ऊपर गया नहीं है सिंस ऑलमोस्ट FY16 फॉर द कंपनी। सो ऑलमोस्ट 97% सप्लायर्स जो है वो इंडिया मार्ट पर वो फ्री यूजर्स है। तो इस रेशियो को जो पेड सप्लायर्स टू टोटल सप्लायर्स उसको बढ़ाने की और कंपनी का ज्यादा ध्यान यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमें जिसकी बात करनी होगी वो ये है कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो कैसा है कंपनी का, बिकॉज कंपनी का बेसिकली कॉस्ट यही है कि उन्हें मैक्सिमम एम्प्लॉयज लाने होंगे जो हेल्प कर सके कंपनी को टू इंक्रीज मोर सप्लायर्स। बिकॉज कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश कर लिया है, उसके रिलेटेड जो भी IT कॉस्ट है दैट आर वेरी मिनिमल। अब प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने के बाद कंपनी को यूजर बेस कंटिन्यूसली बढ़ाना है। तो अगर हम टोटल एम्प्लॉयज का जो ट्रेंड देखते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर्स में काफ़ी स्ट्रांगली हायरिंग की है, जिस वजह से उनका मार्जिन्स भी थोड़ा सा हिट होता हुआ नजर आया है। करंटली कंपनी के पास टोटल 4,821 एम्प्लॉयज है, जिसमें से 3,700 एम्प्लॉयज तो सिर्फ सेल्स एंड सुपरविजन एंड सर्विसिंग पर काम करते हैं। तो बेसिकली इनका काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड लाया जाए एंड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो इन चीज़ों पर कंपनी का मेनली जो है एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है। सो सेल्स एंड सर्विस टीम भी डिवाइडेड है इन क्लाइंट एक्विजिशन एंड क्लाइंट सर्विसिंग। क्लाइंट एक्विजिशन का बहुत सारा पार्ट कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है, तो यहाँ से कंपनी अपने पेरोल पर ना लेते हुए एक आउटसोर्सिंग कॉस्ट कंपनी के लिए होती है, एंड जिससे नए जो है यूजर्स वो कंपनी पर नए सप्लायर्स जो है वो कंपनी पर आ सके। इंडिया मार्ट ने फ्रेंचाइज का मॉडल भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो वो फ्रेंचाइज भी देते हैं यहाँ पर। एंड जो आउटसोर्स टीम है वो लगभग 50% नए क्लाइंट्स इंडिया मार्ट के लिए अक्वायर करती है। तो सो दिस इज द न्यू ट्रेंड दैट हैज इमर्ज्ड कि आउटसोर्सिंग पर उनका डिपेंडेंस अब थोड़ा सा बढ़ने लगा है। जो क्लाइंट सर्विसिंग टीम है उसमें से ऑलमोस्ट 99% मैन पावर जो है दैट वर्क्स ऑन टास्क लाइक रिन्यूएबल, सर्विसिंग, अपसेल्स। तो वो इस टीम में बेसिकली एक लीड मैनेजर होता है जिसको बहुत सारे सप्लायर्स जो है वो असाइन किए जाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर लीड मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्विस दोस 70 to 75 सप्लायर्स। अभी करंटली जो रेशियो है उस हिसाब से एक
एक जो सर्विसिंग टीम का एम्प्लॉय है दैट ही और शी हैंडल्स अराउंड 70 to 75 सप्लायर्स, जो पहले 50 सप्लायर्स के आसपास हुआ करता था। तो ये भी एक इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। एंड 19% of IndiaMart's workforce has been with the company for more than 5 years. So employee stickiness भी यहाँ पर establish होती है। 19% is not a very high number, but considering कि IndiaMart is still in a growing phase, तो ये number is still quite good. In response to COVID, कंपनी ने फेमसली एक वीकली पे आउट स्ट्रेटेजी पर शिफ्ट किया था एंड करंटली 100% ऑफ IndiaMart's वर्कफोर्स रिसीव्स देयर सैलरी ऑन अ वीकली बेसिस। तो ये एक यूनिक चीज इनके एम्प्लॉइज रिलेटेड पॉलिसीज से है। अब नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे पीयर कंपैरिजन। IndiaMart का ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है इंडिया में, लेकिन बाकी कौन कॉम्पिटिटर्स है इसके, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक टेबल है जो मुझे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट से मिला था अबाउट द पीयर कंपैरिजन पार्ट ऑफ IndiaMart। उड़ान एक काफी इमर्जिंग प्लेयर माना जा रहा था लगभग 2-3 साल पहले, जिसके बाद कंपनी का स्टॉक, IndiaMart का स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। लेकिन उड़ान इज स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड कितने देर तक वो ऐसा लॉस सस्टेन कर पाएंगे, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। अभी भी जो हम मंथली विजिट्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलियन यूजर्स, तो वहाँ पर IndiaMart का कोई भी कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा। अगर हम उड़ान की बात करते हैं देन उड़ान हैज़ ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल ट्रैफिक जो IndiaMart को करंटली मिल रहा है। ट्रेड इंडिया, मोग्लिक्स, ये एक और ये बाकी और प्लेयर्स है जिनके पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक नज़र आ रहा है ऑन अ मंथली बेसिस। 1688.com ये चाइनीज़ वेबसाइट है जो एक B2B मार्केट प्लेस है। सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कंपेरेबल टू IndiaMart बिकॉज IndiaMart से उसका कॉम्पिटिशन ज़्यादा यहाँ पर कह नहीं सकते बिकॉज दोनों का जो ऑडियंस है वो काफ़ी अलग है। सो दिस इज जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस कि चाइना में कैसा एक ट्रेंड चल रहा है अबाउट B2B मार्केट प्लेस, उसका एक कंपैरिजन हो सके, उसके लिए चार्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। डायरेक्ट ट्रैफिक ऑलमोस्ट 17% है। ऑलमोस्ट पूरा ट्रैफिक IndiaMart पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। अगर हम बात करें ट्रैफिक फ्रॉम डेस्कटॉप या फिर ट्रैफिक फ्रॉम मोबाइल वेब्स, दैट इज समवेयर इन लाइन। मोबाइल से ऑलमोस्ट 80% ट्रैफिक IndiaMart का है विच इज़ इन लाइन विद सम ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। हालांकि चाइना में जो है वो सीक्वेंस काफ़ी इसका जो डायनामिक्स है वो काफ़ी अलग है, वहाँ पर मोबाइल ट्रैफिक थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। सबसे हाईलाइटिंग चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि इंडिया शेयर इन टोटल ट्रैफिक IndiaMart पर 75% है। सो आप लगभग समझ सकते हो 25% ट्रैफिक जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस का ही है, ऐसा हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज ऐसे रहेंगे जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है एंड जिनको सप्लायर्स चाहिए फ्रॉम इंडिया, जिनको कोई भी चीज़ खरीदनी है फ्रॉम इंडिया, तो ऐसा ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है IndiaMart पर, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है। विजिट ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा है कंपनी की वेबसाइट का एंड दीज आर सम ऑफ द मेट्रिक्स जो हेल्प कर सकते हैं आपको देखने में कि पीयर कंपैरिजन कैसे हो रहा है IndiaMart का। नेक्स्ट हमें बात करनी होगी कि IndiaMart के लिए आप कोई स्कोप बचा है क्या ग्रो करने के लिए, बिकॉज आप नंबर्स देखिए, बायर्स का टोटल काउंट लगभग 17 करोड़ है। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ के आसपास है। उसमें से कितने लोग होंगे जो बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उसमें से कितने बायर्स होंगे, तो आप देख सकते हो कि करंटली ऑलरेडी IndiaMart के पास जो यूजर बेस है इन टर्म्स ऑफ बायर्स, इन टर्म्स ऑफ सप्लायर्स, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब यहाँ से ग्रोथ कैसे आ सकती है, तो एक यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश की है हमने कि इंडिया में टोटल MSMEs, ये लगभग 1 साल पुराना डेटा है, लेकिन जो टोटल MSMEs है इंडिया में वो लगभग 6.34 करोड़ है। उसके कंपैरिजन में लगभग सिर्फ 32% MSMEs है जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो डिजिटली एंगेज्ड है इन सम सॉर्ट ऑफ वे। तो वो उसके बाद जो टोटल काउंट आता है वो यहाँ पर लगभग 2 करोड़ बिजनेस का आता है। उसमें से जितने सप्लायर्स IndiaMart पर रजिस्टर्ड है दैट इज ऑलरेडी 70 लाख से भी ज़्यादा ये काउंट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि जितने MSMEs इंडिया में डिजिटली रजिस्टर्ड है, डिजिटली एंगेज्ड है इन सम वे, उसमें से ऑलमोस्ट 40% का ट्रैफिक IndiaMart के पास ऑलरेडी है। उस 40% के ट्रैफिक में से देयर इज अराउंड 3%, 2.8 to 3% जो एक पेड सप्लायर के फॉर्म में IndiaMart के प्लेटफॉर्म पर है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि IndiaMart ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर इंडिया में कैप्चर कर लिया है। 60% का उनका मार्केट शेयर माना जाता है इन B2B ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। कंपनी का गाइडेंस है लगभग 7,000 से 8,000 पेड सब्सक्राइबर्स को ऐड करने का। पहले ये गाइडेंस अराउंड 8,000 से 9,000 हुआ करता था, तो कंपनी ने गाइडेंस थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया है। एंड तो बेसिकली कंपनी को इसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि जो भी सप्लायर एक फ्री मॉडल पर है उनको कन्वर्ट करे, जिसको कन्वर्ट कर चुके हैं कंपनी उसको सिल्वर से गोल्ड में करे, गोल्ड से उसको प्लैटिनम में लिया जाए। तो ये सारी चीज़ों पर कंपनी का ध्यान मेनली यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। ये भी एक काफ़ी बड़ा मार्केट हो सकता है कंपनी के लिए अगर कंपनी कन्वर्जन रेट में काफ़ी सक्सेस अचीव कर पाता है। अब बढ़ते हैं हम फाइनेंशियल नंबर्स की ओर। फाइनेंशियल नंबर्स जहाँ तक आते हैं तो हमें
ईयरली ट्रेंड देखना भी ज़रूरी है, क्वार्टरली ट्रेंड देखना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों ट्रेंड हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। अगर हम ईयरली ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्च 21 में अचानक से एक स्पाइक आ गया है इन द EBITDA मार्जिन्स ऑफ द कंपनी, जो थोड़ा बहुत सस्टेन होता हुआ दिखा इन मार्च 22, जहां पर 41% तक का इनका EBITDA मार्जिन था। लेकिन मार्च 23 में अगेन इट हैज कम डाउन टू 27%। कंपनी का गाइडेंस है लगभग 28% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लाने का, वो उनको सस्टेन करना है, ये उनका टारगेट है। लेकिन मार्च 21 एंड मार्च 22 में ऐसा क्या हो गया कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स इतने ज़्यादा इंप्रूव हो गए, स्पेशली जब कोविड का टाइम चल रहा था यहाँ पर। तो इसका रीज़न यही था कि कंपनी के लिए सबसे मेजर कॉस्ट है मैन पावर कॉस्ट, यानी एम्प्लॉयज़ का जो कॉस्ट है वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट है। तो बिकॉज कोविड आया था तो कंपनी ने नया हायरिंग पॉज कर दिया, थोड़े बहुत कंपनी ने शायद ले ऑफ्स भी किए होंगे यहाँ पर, एंड उन्होंने जो भी सैलरी हाइक्स थी वो भी यहाँ पर पॉज कर दी। तो कंपनी ने पूरी कोशिश की कि जो भी एक्सपेंस साइड है कंपनी का वो कम से कम करे वो, एंड उस पर ज़्यादा इंक्रीज ना कर पाए, बिकॉज अनसर्टेनिटी थी। कंपनीज को भी पता नहीं था कि ऐसे सिचुएशन कितने महीनों तक चलेगा, इसलिए इंडिया मार्ट जैसी कंपनी ने इसको हैंड्स ऑन ले लिया, एंड इसी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारी चीज़ों का ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पर इसी दौरान बढ़ गया, जो भी कोविड रिलेटेड चीज़ें थी उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखने लग गया, जिससे कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होता हुआ नजर आया। हालांकि कोविड जैसे टाइम पर अपना रेवेन्यू मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो उसी दौरान कंपनी थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू इंक्रीज भी कर पाई। मार्च 22 में तो इंक्रीज काफ़ी अच्छा रहा कंपनी के लिए। तो इन चीज़ों की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया। हालांकि मैनेजमेंट ने हमेशा से बताया था कि ये सस्टेनेबल ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं है, आने वाले क्वार्टर्स में उनको हायरिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे मार्जिन उनका नॉर्मलाइज हो सकता है। सो अराउंड 28% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन का गाइडेंस करंटली कंपनी यहाँ पर दे रहा है। नेक्स्ट हमें बात करनी होगी कंपनी के कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी की। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे कंपनीज के लिए जिनका एक बिजनेस मॉडल काफी सक्सेसफुल होता है, लेकिन कंपनी को अब सोचना है कि जो प्रॉफिट्स उनको इस बिजनेस मॉडल से आ रहे हैं, जो कैश फ्लोज उनको अपने मेन बिजनेस मॉडल से आ रहे हैं, वो कंपनी इन्वेस्ट कहां पर करेगा। बिकॉज अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो इनटू अ कंपनी लाइक इंडिया मार्ट, तो आपके लिए वैल्यू तो तभी क्रिएट होगी जब कंपनी ऑप्टिमली अपने कैश फ्लोज जो है वो यूज कर पाएगा। अगर कंपनी अपने कैश फ्लोज मिस एलोकेट करता है तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, कंपनी का मार्केट कैप जो है वो सफर कर सकता है, एंड एज अ रिजल्ट जो इन्वेस्टर्स है वो सफर कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एफर्ट है टू ट्राई एंड सी कि कंपनी ने अपना कैपिटल एलोकेशन कैसा किया है। इन द लास्ट 10 ईयर्स कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का फिगर लगभग 2012 करोड़ का रहा है। इसी के साथ कंपनी ने एक QIP किया था इन फरवरी 2021, यानी एक प्रोसीड वहां पर कंपनी ने रेज किया था, लगभग 1000 करोड़ का अमाउंट वहां पर कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रेज किया था। तो ये दोनों अमाउंट्स मिला के लगभग 3000 करोड़ हो जाते हैं। तो 3000 करोड़ कंपनी के पास कैश फ्लो था टू इन्वेस्ट, तो उसका इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कैसे किया है, तो लगभग 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऐसे सब्सिडरीज में किया है, ऐसे कंपनीज बाकी कंपनीज में किया है जो कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। आपने इन्फोएज का वीडियो ऑलरेडी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो इन्फोएज के वीडियो में जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो देखने का मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि कैसे इन्फोएज ने वो अचीव किया था, वेयर उनका एक अच्छा बिजनेस फंक्शनिंग मॉडल था इन द फॉर्म ऑफ Naukri.com, एंड कैसे उन्होंने उसके प्रोसीड्स यूज किए टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ द स्टार्टअप्स लाइक Zomato एंड PB Fintech, जहां पर कंपनी को काफी अच्छी वैल्यू क्रिएशन हुई है। तो वैसा ही एफर्ट इंडिया मार्ट करंटली ले रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस पोजिशन पर इन्फोएज का बिजनेस लगभग 10 साल पहले था, उस पोजीशन पर करंटली इंडिया मार्ट का बिजनेस है। अब वो वैसी वैल्यू क्रिएशन कर पाते हैं या नहीं, दैट इज समथिंग ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अराउंड 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने सब्सिडरीज में किया है, एंड करंटली कंपनी के पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स लगभग 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करंटली कंपनी के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश है, जो आगे चल के वो इन देयर सब्सिडरीज बाकी अगर उनको कोई ऐसे वैल्यूएशन ऐसे कोई स्ट्रेटेजीज नजर आते हैं जहां पर वो किसी कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पर कंपनी आगे चल के ये पैसा लगा सकती है। कंपनी ने एक काफ़ी इनफेमसली QIP रेस किया था इन Feb 21, जहां पर उसका प्राइस था लगभग 8600 रुपीज़ पर शेयर, जो पोस्ट बोनस इज इक्वलेंट टू रुपीज़ 4300 पर शेयर, जिस पॉइंट पर अब तक कंपनी का शेयर वापस आ नहीं पाया है। करंटली कंपनी का शेयर इज समवेयर अराउंड 3300 3400। तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इन द इन्वेस्टिंग फ्रैटर्निटी, बहुत लोगों का ये क्रिटिसिज्म था ऑफ इंडिया मार्ट कि उन्होंने QIP एक बहुत हाई प्राइस पर किया था। तो अब बढ़ते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ओर। हमने अभी डिटेल में एनालिसिस किया कंपनी के मेन बिजनेस के बारे में। अब हमें देखना होगा कि कंपनी उस कैश फ्लो का कर क्या रही है, बिकॉज यहीं से हमें
एज आई सेड कि वैल्यू क्रिएशन फ्यूचर का हो सकता है। तो कंपनी का एफर्ट ये है कि वो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे जो कंपनी के B2B मार्केट प्लेस को कॉम्प्लीमेंट कर सके इन सम और दी अदर फॉर्म। तो इसीलिए कंपनी का मेनली जो नज़र है, कंपनी की जो नज़र है मेनली वो अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग रिलेटेड बिजनेसेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैनेजमेंट, पेरोल, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, टैक्स कंप्लायंस, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने का है। क्योंकि अगर एक सप्लायर उनके प्लेटफॉर्म पर आता है फॉर द पर्पज ऑफ B2B मार्केट प्लेस टू लोकेट सम ऑफ द बायर्स, तो उसको अगर ये सारी सर्विसेज भी अगर कंपनी दे पाता है तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो सकता है। तो इसी के चलते कंपनी ने लगभग 14 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हैं अपने पैसे, जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सारे स्टार्टअप्स का नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन हम कुछ मेन जो नेम्स है उनके बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं। बिजी इन्फोटेक, ये कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 500 करोड़ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहा है कंपनी के लिए, एंड कंपनी ने पूरी कंपनी अक्वायर कर दी है। 100% ऑफ द स्टेक इज विद इंडिया मार्ट इन बिजी इन्फोटेक। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ऑन प्रीमाइस बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देता है, एंड इनका जो यूजर इंटरफेस है दैट इज मेनली, उन्होंने कोशिश की है कि काफ़ी सिंपलिस्टिक वे में हो, मोबाइल जैसे डिवाइसेस पर भी इसका यूसेज कर सके, ऐसा कंपनी की कोशिश, बिजी इन्फोटेक की कोशिश यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में है। उसके अलावा ये कुछ और स्टार्टअप्स है जिसमें कंपनी ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिनको मैंने डार्क ब्लू में हाईलाइट किया है। वहाँ पर कंपनी के पास एक कंट्रोलिंग स्टेक है। तो ये कंपनी के 4 स्टार्टअप्स है जो अकाउंटिंग रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। बाकी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन रिलेटेड बिजनेसेस में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। 3 लॉजिस्टिक्स बेस्ड कंपनीज है। फ्लीटेक्स करके जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसमें 17% स्टेक कंपनी ने एक्वायर की है। ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करके लॉजिस्टिक्स एक काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी एक काफ़ी अच्छा वैल्यू क्रिएशन कर पाए इफ़ दीज स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स आर सक्सेसफुल। इसके अलावा सप्लाई चेन इंडस्ट्री में भी कंपनी के काफ़ी 3 स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स है जो सप्लाई चेन जो है उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स भी है। उसमें एक माइंड सॉल्यूशंस करके इन्वेस्टमेंट है विच इज़ अ फाइनेंसिंग कंपनी। तो ये बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग का प्लेटफॉर्म। तो ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल का डिस्काउंटिंग हो सकता है। अगर किसी बिजनेस ने ऑन क्रेडिट किसी को पैसे दिए हैं, उधार पर पैसे दिए हैं, तो उस इन्वॉइस के बेसिस पर कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी लाइक NBFC और अ बैंक उस जो सेलर है उसको फाइनेंस कर देगी, तुरंत उसको पैसे दे देगी आफ्टर सम डिस्काउंट ऑब्वियसली। एंड जब फाइनली रिकवरी होगी उस पैसे की तो वो सारा पैसा उस बैंक या फिर NBFC को जाएगा। दिस इज हाउ द डिस्काउंटिंग मॉडल वर्क्स। तो उसका एक प्लेटफॉर्म कंपनी ने यहाँ पर अक्वायर किया है। 9% स्टेक यहाँ पर कंपनी ने अक्वायर की। तो ऐसी कुछ और एक लीगल बेस्ड इंडस्ट्री में भी एक स्टार्टअप में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स सारे मिला के लगभग 1000 to 12,000 करोड़ के 1000 to 1200 करोड़ के बीच में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ऑन सम ऑफ दी स्टार्टअप्स। अब ये इन्वेस्टमेंट्स मटेरियलाइज होंगे या नहीं, दिस इज समथिंग दैट टाइम विल टेल। इसीलिए मैं कह रहा था कि इन्फोएज जो 10 साल पहले जिस मॉडल पर था, तब जोमेटो या PB फिनटेक जैसे स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, इसका क्वेश्चन मार्क तब मार्केट को था। वैसा ही इन स्टार्टअप्स का सक्सेसफुल होना या ना होना ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। सो दैट इज हाउ द वैल्यू माइट बी क्रिएटेड और माइट बी डिस्ट्रॉयड। हम जब सिनेरियो एनालिसिस करेंगे इस बिजनेस का तब ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ बिजी इन्फोटेक रिलेटेड नंबर्स भी यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। 10% का CAGR है उनका लाइसेंसेस सोल्ड के नंबर में। रिसेंटली इसका नंबर भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर में लगभग 9000 लाइसेंसेस बिजी इन्फोटेक ने सेल किए हैं। सो दैट इज हाउ देयर नेट बिलिंग इज ऑल्सो गोइंग। 23 करोड़ का नेट बिलिंग कंपनी ने Q1 ऑफ FY24 में अचीव किया इन बिजी इन्फोटेक। सो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया मार्ट का जो ऑलरेडी बेस है उसके कंपैरिजन में दीज इन्वेस्टमेंट्स आर स्टिल वेरी स्मॉल। वेदर दे बिकम बिग और नॉट, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बेट ऑन। व्यापार जो कंपनी का एक और अकाउंटिंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, उसके अगर हम नंबर्स देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू उनका FY22 में लगभग 20 करोड़ का रहा था। अगर आप इंडिया मार्ट का एक सिल्वर पैकेज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके साथ अब वो व्यापार का सब्सक्रिप्शन भी आपको पिच करने लगे हैं विच इज़ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से कंपनी इंटीग्रेट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी को लगे कि अच्छा ग्रोथ लीवर्स प्रेजेंट कर सकता है तो कंपनी उसको अपने प्लेटफॉर्म के साथ, अपने ऑफरिंग्स के साथ शायद पिच करना शुरू कर दे, जिससे कंपनी का ये जो बाकी स्टार्टअप्स है उनका शायद मार्केट शेयर और बढ़ सके। अब बात करते हैं कंपनी के गवर्नेंस की। अब हम ऑलरेडी कंपनी का सारा एनालिसिस कर चुके हैं। गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी हमें बात करनी होगी। यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग लगती हैं। कंपनी ने जो QIP किया था वो उनके अर्निंग साइकिल के एकदम टॉप पर किया था
ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हुआ था। जिस पॉइंट पर, जिस प्राइस पर कंपनी ने अपना QIP किया था, उस प्राइस पर कंपनी का पी रेशो लगभग 100 का था। तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं देता कि कंपनी यहाँ पर ऐसे प्राइस पर रेज कर रही है पैसा, जो एक काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है दे आर फ्री टू एनालाइज। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को रिस्क्स पता होनी चाहिए थी जिन्होंने भी QIP में इन्वेस्ट किया है। लेकिन एज अ गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस डज नॉट सेंड अ वेरी गुड सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एलोकेशन भी एक मेजर कंसर्न है। कंपनी ने 1000 करोड़ तब रेज तो कर दिए, लेकिन कंपनी अभी भी लगभग 2000 करोड़ का कैश बैलेंस अपने पास रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कुछ मनी मार्केट फंड्स, बॉन्ड फंड्स, शॉर्ट टर्म जो डेट फंड्स है वो कंपनी ने इस पैसे से लिए हुए हैं। तो ये कंपनी का एक काफ़ी मेजर पोर्टफोलियो है। तो 2 साल पहले कंपनी ने 1000 करोड़ रेस किए, लेकिन अभी भी आपके पास कैश में 2000 करोड़ का आपकी बैलेंस शीट पर नजर आ रहा है, देन दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिग्नल फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एक और चीज जो रिसेंटली लाइट पर आई है, जब Q1 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया तब कंपनी ने एक बाय बैक अनाउंस किया ऑफ 500 करोड़ रुपीस। बायबैक करना एक नॉर्मल सी बात है, स्पेशली ऐसी अगर कंपनी होगी जो बहुत ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है एंड जिनको अब तक एलोकेशन करने के बहुत अच्छे स्ट्रेटेजीज मिले नहीं है, उस कंपनी ने बायबैक करना चाहिए। लेकिन ये बायबैक की प्राइस अराउंड 20 to 25% प्रीमियम है ऑन दी करंट मार्केट प्राइस। ये भी आप शायद कहोगे कि अच्छी बात है, अगर कंपनी कह रही है कि उनका प्राइस एक 20 से 25% प्रीमियम पर प्राइस होना चाहिए कंपेयर टू द करंट प्राइस, तो शायद ये अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा केवियट ये है कि यहाँ पर प्रोमोटर्स भी एलिजिबल है टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक। यानी प्रोमोटर्स खुद अपने शेयर्स कंपनी से बायबैक करा सकते हैं एट ए 20 to 25% प्रीमियम कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। प्रोमोटर्स के पास लगभग 50% शेयर होल्डिंग है अभी करंटली। सो प्रो राटा बेसिस पर जब एलोकेशन होगा बायबैक का, तो लगभग 250 करोड़ का बायबैक प्रोमोटर्स खुद के शेयर्स का कर सकता है ऑफ दिस टोटल अमाउंट ऑफ 500 करोड़। ऐसा कंपनी ने पिछले साल ऑलरेडी किया है, जब उन्होंने 100 करोड़ का बायबैक किया था, वो अमाउंट कम थी, यहाँ पर अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है। एक और चीज है कि बायबैक पर आपको एज एन इन्वेस्टर कोई टैक्स पड़ता नहीं है। टैक्स जो है वो कंपनी को अपने ओर से देना होता है। सो इस चीज में ये एक ऐसी चीज है जहां पर बायबैक प्रोमोटर्स खुद के शेयर्स का करा सकते हैं एट ए 20 to 25% प्रीमियम compared to the current market price, that too where they don't have to pay taxes, company is paying the taxes। तो ये एक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी एक मेजर रेड फ्लैग हो सकता है। हमें अभी भी देखना होगा कि आने वाले टाइम्स में प्रोमोटर्स एक्चुअली अपने शेयर्स ऑफर करते हैं या नहीं, एंड कंपनी इस रिलेटेड क्या क्या क्लैरिफिकेशंस देता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। सो दैट वाज द एंटायर एनालिसिस अबाउट इंडिया मार्ट एज अ स्टॉक। गवर्नेंस एक चीज़ है जो अभी भी थोड़ी सी डाउटफुल है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देखी है बिजनेसेस में। तो आपका अगर एज एन इन्वेस्टर थॉट होगा इंडिया मार्ट में, तो मेनली मैनेजमेंट बेस्ड बेट ही है यहाँ पर। मेनली कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की है इन द स्टार्टअप्स, उसमें से अगर कोई एक आध स्टार्टअप भी बहुत अच्छा चल जाता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन फॉर द कंपनी, तो इससे जो शेयर होल्डर्स है उनका वेल्थ क्रिएशन भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। कुछ एस्पेक्ट्स काफ़ी वरिंग है, जैसे गवर्नेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन अगर ऐसी आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिली जिसमें हर एक चीज़ इज टिकिंग योर बॉक्स, तो हो सकता है देयर इज समथिंग दैट यू माइट बी मिसिंग। तो ऑब्वियसली किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई केवियट, कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई रिस्क होना एक काफ़ी स्वाभाविक सी बात है। तो वो हमें उसको भी डिस्कस करना काफ़ी नेसेसरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर गवर्नेंस की चीज़ें भी डिस्कस की है। स्टॉक प्राइस की जहां तक बात आती है, तो करेक्शंस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। 30% का करेक्शन कोविड के टाइम्स में भी देखा था। उसके बाद अराउंड 2021 के स्टार्ट में कंपनी का स्टॉक 30% से करेक्ट हो गया था। उसके बाद रिकवर करने के बाद 60% से गिर चुका है फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई, एंड वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी कंपनी के स्टॉक ने करंटली कर रखी है। तो दैट वाज हाउ देयर स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट। अब लास्ट में आता है हमारा सिनेरियो एनालिसिस, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि कुछ सिनारियोज में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको हम यहाँ पर टेस्ट कर सके, ताकि हमें करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से कोई वैल्यू क्रिएशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो कंपनी का गाइडेंस है कि FY27 में कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पर 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना चाहता है। करंटली इसका फिगर लगभग 1000 करोड़ है, 939 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ये कंपनी का FY23 के लिए रेवेन्यू था। तो काफ़ी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस कंपनी ने दिया है, इसलिए हमने वो एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू में कंसीडर किया है। कंपनी का EBITDA मार्जिन का गाइडेंस 28% का है आने वाले साल के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंपनी अचीव कर पाता है, यानी हायर रेवेन्यूज पर कंपनी अपने प्रोपोर्शनेट कॉस्ट सेम लेवल्स पर रख पाता है,
तो एग्रेसिव केस में 32% का EBITDA मार्जिन भी कंपनी अचीव कर सकता है, वेराज कंजर्वेटिव बेसिस पर हमने 26% का ही EBITDA मार्जिन कंसीडर किया है, जहां पर रेवेन्यूज भी ऑब्वियसली कंपनी के कम रहेंगे। EBITDA अराइव होने के बाद हमने डेप्रिसिएशन का एक रफ चार्ज यहाँ पर लिया है। डेप्रिसिएशन हालांकि ज़्यादा होता नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का मॉडल ही असेट लाइट है काफ़ी, तो उस हिसाब से हम एक पैट पर अराइव कर चुके हैं। एंड ग्रोथ इन पैट ओवर द 4 ईयर्स, द नेक्स्ट 4 ईयर्स हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की है, बिकॉज उस हिसाब से कंपनी का पी मल्टीपल डिपेंड करेगा जो कंपनी कमांड कर पाएगा आफ्टर 4 ईयर्स। तो उस हिसाब से हमने एज पर द ग्रोथ रेट हमने एक पी मल्टीपल भी यहाँ पर माना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक स्टैंड अलोन बिजनेस का वैल्यूएशन हम यहाँ पर अराइव करे हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नाउ दिस इज वेयर ऑल द ग्रे एरिया स्टैंड्स। कंपनी ने करंटली लगभग 3000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, हालांकि इन्वेस्ट 1000 करोड़ के आसपास ही किए हैं इन सब्सिडरीज, बट उनके पास 2000 करोड़ का कैश करंटली है। सो 3000 करोड़ का कंपनी का बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करंटली है। तो हमने ऐसा माना है कि कंजर्वेटिव बेसिस पर ये 6000 हो सकता है। अब आप शायद पूछोगे कि डबल क्यों हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इवन ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। द रीजन इज कि कंपनी ओवर दीज 4 ईयर्स कुछ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और कमाएगा, तो वो भी कंपनी के कैश फ्लोज में ऐड होंगे, तो उसी से कंपनी का लगभग हम कह सकते हैं कि 1000, 2000, 1500 करोड़ के आसपास का नया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी आएगा, विच इज ओवर एंड अबव दी 3000 करोड़ ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट दे करंटली हैव। तो हम थोड़ा सा एप्रिसिएशन यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कंपेयर टू सम ऑफ द करंट वैल्यूज। हमने बुक वैल्यू कंसिडर किए ऑफ द 3000 करोड़ जो हम बोल रहे हो, तो 6000 करोड़ का हो सकता है कि कंजर्वेटिव बेसिस पर एक वैल्यूएशन हो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। ये काफ़ी वोलेटाइल फिगर हो सकता है कोई एक स्टार्टअप कंपनी का बहुत अच्छा चल जाए इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, जिसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा कंपनी को मार्केट में मिल जाए, जिससे वैल्यू क्रिएशन कुड बी नॉर्थ ऑफ इवन 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स पोर्शन। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो जीरो भी हो जाए, पर कंपनी ने बहुत सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स किसी भी स्टार्टअप में किए नहीं है एक्सेप्ट बीजी इन्फोटेक, तो ये भी हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इस हिसाब से 17,000 करोड़, 28,000 करोड़ एंड 42,000 करोड़ कंपनी का हो सकता है एट द एंड ऑफ दीज 4 ईयर्स। उसको हमने कंपेयर किया है विद द करंट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी विच इज अराउंड 19,500 करोड़, एंड उस हिसाब से इन तीनों सिनारियोज में कंपनी का एस्टिमेटेड CAGR इज -3%, 10% एंड 21%। तो अगर एग्रेसिव केस कंपनी अचीव कर पाता है तो हो सकता है यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैल्यू क्रिएशन कंपनी कर पाए, वेर एज इन द कंजर्वेटिव बेसिस यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू इरोजन भी हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो एवरीथिंग इन माय ओपिनियन डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट्स एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। मैनेजमेंट का पास्ट एग्जीक्यूशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है करंटली ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, जिस तरह से इन्फोएज के मैनेजमेंट का करंटली है। पर यह देखना हमें जरूरी होगा कि वेदर द कंपनी इज एबल टू क्रिएट सम यूनिकॉर्न्स out of the startup investments that they currently have, because इसी पर कंपनी का mainly future value creation dependent हो सकता है। So that was it for the deep dive into the IndiaMART's business। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये डीप डाइव एनालिसिस कैसा लगा, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट चेक करना मत भूलिए, investornet.in पर बहुत अच्छे ऑफर्स है। सो मैं ये आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक करेंगे। ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, स्टॉकोमीटर पे भी बने रहिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।